आईपीसी का एंट्री नंबर 1 कौन से शेड्यूल में दे रखा है? बताइए कौन सा शेड्यूल है जहां पर ये बता रखा है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, मतलब जो लेजिस्लेचर है और पार्लियामेंट है, वो लॉज बना सकते हैं सब्जेक्ट मैटर। बताइए अभी तो बताया था। सीआरपीसी के बारे में बताइए कौन सा शेड्यूल है, एंट्री नंबर बताइए। शेड्यूल 7:2। शेड्यूल 7 और कौन सी लिस्ट थी? 2। गलत, लिस्ट पूछ रहा हूं मैं, आप बता रही हो एंट्री नंबर। क्वेश्चन को समझिए और सुनिए। मैंने पूछा आपसे लिस्ट के बारे में, कौन सी लिस्ट थी बताइए। लिस्ट नंबर कौन सा था ये पता है क्या? लिस्ट कितनी लिस्ट बता रखी है शेड्यूल के अंदर? 7 शेड्यूल जो है उसमें कितनी लिस्ट बता रखी है? अरे कुछ भी नहीं पता क्या? कल इतना सारा इतनी देर में बताओगी क्या? 3 लिस्ट, 3 जो है वो लिस्ट बता रखी है और सेंटर, स्टेट और कॉन्करेंट यही तो लिस्ट थी। और आपने बताया सेकंड, वो सेकंड जो है वो एंट्री नंबर है सीआरपी, एंट्री नंबर है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? थर्ड लिस्ट है जिसका नाम है कॉन्करेंट लिस्ट। इसके अंदर स्टेट लेजिस्लेचर और जो पार्लियामेंट है वो क्या बना सकती है? लॉज बना सकती है। सही है ना? तो अब मेरे आपके सामने एक और सवाल रखता हूं। मैंने आपको कल बताया था जब मजिस्ट्रेट के बारे में काफी सारी चार्ट्स बनवाए थे कि भाई कौन कौन से तरीके के मजिस्ट्रेट होते हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं और कि कौन कौन से सेक्शन उनको लेकर के। तो मैंने आपको एक लाइन बताई थी कि भाई इनको क्या है, कुछ पहले जो आज से पहले मतलब जब ये सीआरपीसी आई थी, इसको बनाने से पहले हमारे संविधान के अंदर कुछ व्यवस्था करी गई थी इस बात की, और इस सीआरपीसी को बनाने के टाइम पर यह व्यवस्था की गई कि भाई जुडिशरी जो है वो क्या होनी चाहिए? एग्जीक्यूटिव फंक्शन से सेपरेट होनी चाहिए। ऐसी बात कही गई थी ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? सेपरेट करने से क्या मतलब हुआ कि जुडिशरी सेपरेट होनी चाहिए। इसका मतलब हुआ कि वो जुडिशरी जो है हमारी कैसी हो? इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो। अगर वो स्वतंत्र नहीं होगी तो क्या वो डिसीजन ले सकती है क्या? उसके हर डिसीजन पर कोई ना कोई पॉलिटिकल प्रेशर होगा कि नहीं होगा? जब पॉलिटिकल प्रेशर होगा तो फिर इंडिपेंडेंट कहां से रही? तो लेकिन इस टाइम की जो व्यवस्था थी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 1800 में की जो अपने पास सीआरपीसी थी, उसके अंदर क्या था कि एक ही मैजिस्ट्रेट दोनों फंक्शंस को पूरा करता था। वो जुडिशरी भी फंक्शन का इस्तेमाल कर रहा है तो एग्जीक्यूटिव मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को भी वो ही चला रहा है। तो जो कलेक्टर बोलते हैं ना आज के टाइम पे, कलेक्टर जो आईएएस रैंक के होते हैं वो जो है, या आरएएस के लेवल के जो बनाए जाते हैं, कलेक्टर नहीं होता वो आरएएस, वो और जो उसके नीचे लोअर काम करते हैं एक स्टेट के, जैसे अपने राजस्थान के अंदर है, तो वो जो लोग हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को देखते हैं, जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन हो गया। और ये जो लोग हैं ये क्या देखते हैं? जुडिशरी के फंक्शन को। तो दो तरीके का हिंदी में कहूं तो एक तो कार्यपालिका और दूसरा न्यायपालिका। ऐसा ही हुआ ना? तो आपसे मेरा ये क्वेश्चन है और ये सवाल आ चुका है कि आज कौन से अनुच्छेद मतलब आर्टिकल के अंदर इस बात के बारे में जिक्र किया गया कि स्टेट की जिम्मेदारी है, और जब स्टेट की जिम्मेदारी की बात आती है तो वो कहां पे बता रखी है? लिंक नहीं कर पाते। स्टेट की जिम्मेदारी की बात आ रही है तो स्टेट की जिम्मेदारी या रेस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कहां की गई है? कौन से संविधान के भाग में की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जब सीआरपीसी पढ़ रहे हो तो इस तरीके की चीजें आपसे पूछी जा सकती है लिखकर। लिखने के लिए बैठ गई ये नहीं कि देखो इस पर।
किसी को पता है क्या इसके बारे में? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डीपीएसपी के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये क्या चीज है? ये नीति निर्देशक तत्व है राज्य के लिए कि भाई राज्य किस तरीके से काम करेगा और कैसे काम करेगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात की गई है, यहाँ पे उनकी ड्यूटीज की बात की गई है ना। जब ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की गई है तो वहीं पे तो बताएगा कि कैसे उस एग्जीक्यूटिव से उस जुडिशरी को सेपरेट किया जाए। प्रोविजन भी तो वही बना के देंगे ना। तो इसी बात के बारे में आपके पास आर्टिकल 50 बताता है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 50। और वहां पर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है शेल, मे नहीं लिखा हुआ, शेल वर्ड का यूज किया गया। अब समझ में आ गया ना ये सारा कंसेप्ट क्या था? इसलिए मैं कल बार बार कह रहा था और आप मेरी बातों पर ध्यान। मैंने क्या कहा, मैं हर शब्द जो भी बोलूंगा वो आपके लिए गोल्डन वर्ड्स होंगे। एक एक शब्द पे ध्यान रखा करो, कौन सी चीज कब बोल रहा हूं और कैसे बोल रहा हूं, उसकी कोई ना कोई वजह होती है। इसलिए मैंने कल तो नहीं बोलना था, लेकिन आज मैं इसी के बारे में मैंने कहा कि देखता हूं क्या कहेंगे ये लोग, पढ़ते हैं या ऊपर से जाता जरा। अब बताओ, ये समझ में आया ना आर्टिकल 50 के बारे में? इसी तरीके से कल एक और चीज निकल के आई थी जिसके बारे में मैंने खुद ने भी सर्च नहीं किया था, जिसके बारे में शिखा जी ने बताया कि सेशन जज के बारे में कि सेशन कोर्ट होगा, मतलब सेशन जज जो है उसके बारे में एक आर्टिकल बता रखा है। हालांकि मुझे पता था लेकिन मैंने उस आर्टिकल को देखा नहीं जाके। वो आर्टिकल है कौन सा? शिखा जी बताया ना आपने? 233 के बारे में, सही है ना? लेकिन उस आर्टिकल को वहां पर डिस्ट्रिक्ट जज के लिए रेफर किया गया है। लेकिन उस आर्टिकल को जब डिस्ट्रिक्ट जज के लिए रेफर किया गया है ना, तो उसका इंटरप्रिटेशन जो है उससे अलग आर्टिकल पे बता रखा है कि उसमें बता रखा है कि डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर इंक्लूड क्या होगा? सेशन जज भी इंक्लूड होगा, लिखा हुआ। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है, जो वहां पर अपॉइंटमेंट किया जा रहा है वो गवर्नर के द्वारा किया जा रहा है विद द कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट। तो इसका मतलब ये अपॉइंटमेंट सीआरपीसी वाला उसके साथ लागू नहीं होगा। एथोरिया होगा, लेकिन जो अपॉइंटमेंट किया गया ना वो किसके द्वारा किया गया? हाई कोर्ट ने अपॉइंट किया, उसे गवर्नर ने किया। तो गवर्नर किसके अंदर आता है? एग्जीक्यूटिव पार्ट में आता है ना। तो डिपेंडेंट हो गई नहीं, तो एक दूसरे से सेपरेट कहां रही? इसीलिए जब आप सेक्शन 9 पढ़ोगे तो वहां पर लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट का मतलब डज नॉट इंक्लूड दिस सो। क्या हुआ शिखा जी? आगे अभी स्टार्ट कर दें इसे पढ़ना। तो कल एक चीज छूट रही थी अपन से, वो चार्ट छूट गया था एग्जीक्यूटिव वाला, ठीक है, उसे बना लेते हैं। कल मैंने जो हायरार्की बताई थी वो केवल जुडिशियल फंक्शंस को लेकर के, जो एक्टिंग करती है जुडिशरी, उसके बारे में बताई थी। तो फिर आज देखेंगे हम हायरार्की के बारे में कि ये हायरार्की है क्या इसकी, एग्जीक्यूटिव की। एग्जीक्यूटिव जो मजिस्ट्रेट होते हैं अपने, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, इनकी हायरार्की के बारे में बात करेंगे। हायरार्की, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है यहाँ पर? जैसे आपने अभी वहां पर देखा जो जुडिशियल फंक्शन हो रहे थे, वहां पे आपने सीएमएम के बारे में देखा। सबसे पहले क्या था हायरार्की में? क्रिमिनल कोर्ट्स की में सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में बता रखा है? आर्टिकल 124 में बता रखा है। फिर अपन ने उसके बाद कौन सा देखा था? जब स्टेट लेवल पे आते तो सबसे बड़ा हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट कहां पे बता रखा है? 216 आर्टिकल नंबर 216 के अंदर बता रखा है इसके बारे में। लेकिन उस वक्त की ज्यूरिसडिक्शन की पावर्स के बारे में कहां बता रखा है? हाई कोर्ट की।
227 में बता रखा है। 227 जहां पर वो लीगली किसी चीज के बारे में डिस्कस कर सकती है अगर की कोई इनफॉर्सिबिलिटी उसे करानी। ठीक है, इसी तरीके से आपने जैसे कि सेशन कोड के बारे में बात करी थी, तो उसके बारे में कहां बता रखा है? एक तो आर्टिकल 233, ये आपको केवल याद करने के पर्पज से है, लेकिन इसका सीआरपीसी कोई लिंक नहीं। बस लिंक है तो वो जब एक्सप्लेनेशन आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या सिस्टम है। ठीक है, लेकिन अपने सीआरपीसी में कहां बता रखा है? 193। हाँ, तो सेशन कोड के बारे में सेशन कोड के बारे में सेक्शन 9 में बता रखा है। ठीक है, कि भाई सेशन कोड किसके द्वारा बनाई जाएगी? बताओ किसके द्वारा बनाई जाएगी? बताइए किसके द्वारा बनाई जाएगी? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पर्सन और बॉडी में अंतर होता है। बॉडी जो है वो डिपार्टमेंट है, ना कि कोई व्यक्ति। ठीक है, व्यक्ति जब उसके अंदर अपॉइंट किया जाएगा तो वो होगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जिसको हम जज बोलते हैं, या वो मैजिस्ट्रेट होगा। तो मैजिस्ट्रेट को अपॉइंट तो कोई भी गवर्नमेंट का व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि हमें सेपरेट करना था दोनों को, ऐसा ही है ना। लेकिन उसकी जो इस बॉडी है जिसके अंदर वो व्यक्ति बैठेगा, उसका स्ट्रक्चर कौन बना के देगा? उसका स्ट्रक्चर तो गवर्नमेंट ही बना के देगी ना, क्योंकि वही तो उसे कार्य करेगी उसके लिए। तो इसलिए हमेशा याद रखना आपको कि आपको यही याद रखना है कि जो कोर्ट ऑफ सेशन है उसको तो एस्टेब्लिश किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन उसके अंदर जो जज बैठेंगे उनको कौन अपॉइंट करता है? हाई कोर्ट अपॉइंट करती है। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया? यहाँ पर सेशन कोर्ट आ गया। अब सेशन कोर्ट के अंदर कौन कौन व्यक्ति होते हैं? सबसे पहले आता है सेशन जज। ठीक है, इसको अपॉइंट कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगी। लेकिन जो एडिशनल जज है उसको एडिशनल सेशन जज, उसको कौन करेगा? उसको भी हाई कोर्ट ही करेगी। अब आपके सामने अगर क्वेश्चन आ जाए, क्या कोई सेशन जज जो एक जगह एक अपने अधिकार क्षेत्र में जहां पर उसे अपॉइंट किया हाई कोर्ट ने सेशन जज के तौर पे, क्या वही जज दूसरे क्षेत्र में एडिशनल सेशन जज हो सकता है क्या? बताइए मोनिका जी, क्या बताइए? यस सर, हो सकता है। तो यही इसी तरीके से घुमा करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इसका मतलब बताइए कैसे होता है। अब इसी तरीके से जब हम बात करते हैं एडिशनल सेशन जज की, तो उसके पास सेम पावर होती है क्या? असिस्टेंट सेशन जज के पास भी ऐसा सिस्टम होता है क्या? नो सर, वो उसके पास नहीं होता। तो सबऑर्डिनेट है उस सेशन जज का। और उसके सबऑर्डिनेशन के बारे में कहां पे बता रखा है? मैंने बताया था कल सेक्शन 10। सेक्शन 10 के अंदर सबऑर्डिनेशन ऑफ द सेशन असिस्टेंट सेशन जज। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब हम जो ये तो हमारा एक मजिस्ट्रेट के बारे में बहुत सारी चीजें हो गई। इसके अंदर भी सेशन जज आ गया, एडिशनल सेशन जज, फिर असिस्टेंट सेशन जज, और इनके नीचे अगर देखें तो हमारे पास असिस्टेंट सेशन जज उसका सबऑर्डिनेट होता है। इसी तरीके से दो व्यक्ति और होते हैं, एक तो होता है सीएमएम और दूसरा होता है सीजेएम। सीएमएम जो है उसके बारे में जो है वो उसका जो ज्यूरिसडिक्शन एरिया होता है वो कौन सी जगह होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया, जो सेक्शन 8 बताता है। ठीक है, और अगर ज्यूरिसडिक्शन की बात की जाए तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का होता है अदर देन मेट्रोपॉलिटन एरिया। ऐसा ही तो है, कल बताया था ना मैंने आपको मैंने कल टेरिटोरियल डिवीजन के बारे में भी बताया था, जहां पर सेक्शन 1 के क्लॉज 2 की बात की गई थी, जहां पर सेक्शन 7 की और सेक्शन 7 के अलावा सेक्शन 8 की भी बात की गई। ये सारे सेक्शन बताए थे मैंने आपको। सेक्शन 7 जो है वो एक पर्टिकुलर डिविजन्स के बारे में बताता है कि एक स्टेट होगा, स्टेट जो है वो खुद भी सेशन डिवीजन हो सकता है, या वो स्टेट के अंदर काफी सारे सेशन डिवीजन्स भी हो सकते हैं, ऐसा बताया था ना। और जब सेशन डिवीजन जो बताया था मैं आपको, वो खुद
पूरी डिस्ट्रिक्ट हो सकती है या उसके अंदर बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट हो सकती है, और जो डिस्ट्रिक्ट हैं उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर सब उसको डिवाइड करके सब डिस्ट्रिक्ट भी बनाई जा सकती है, जिनको अपन सब डिवीजन के नाम से भी जानते हैं, जिनके अंदर भी मजिस्ट्रेट होते हैं। आपने देखा होगा सब, मैंने आपको बताया था सब डिवीजन में जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है। ऐसे ही सब एग्जीक्यूटिव पार्ट में देखें तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि जिसको अपन एसडीएम कहते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते कि नहीं होते। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। आज जो हम है पढ़ने वाले हैं वो एग्जीक्यूटिव के बारे में देख लेते हैं कि इसके बारे में क्या बता रखा है। तो सबसे पहले तो हमें क्या पता चलता है कि एग्जीक्यूटिव के बारे में जो बता रखा है वो सेक्शन 20 में बता रखा है। कहां बताया हुआ है? सेक्शन नंबर 20 में। कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन होगा, किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। देखिए मैंने आपको दो चीजें बताई कि दो तरीके की मजिस्ट्रेट की बात हो रही है। पहला तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट और दूसरा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ऊपर जो कंट्रोल करने वाला था वो जुडिशरी थी। तो जुडिशरी जो कंट्रोल कर रही थी उसमें कौन था जो उनको अपॉइंट कर रहा था? हाई कोर्ट। लेकिन जब एग्जीक्यूटिव पार्ट की बात होगी, उसके मजिस्ट्रेट होंगे, तो उनको कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट करेगी। स्टेट का ही तो काम है ये काम। तो यहाँ पर आप स्टेट के बारे में बता सकते हैं कि स्टेट के फंक्शंस को पूरा करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इसी की बात में होते हैं। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा सबसे पहले जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा तो मान लो ज्यादा काम है, ये कंपलसरी नहीं होता कि एडिशनल मजिस्ट्रेट हो ही, एडिशनल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो या एडिशनल सीजेएम हो। ये तो केवल जब सहायक काम करते हैं, जब कहीं नंबर ऑफ केसेस जो है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं, तब इनको अपॉइंट किया जाता है। तो हमेशा वहां पर मे ऑल्सो लिखा आता है कि इसको भी अपॉइंट किया जा सकता है। तो हमारे पास क्या आ गया? एडिशनल डीएम। इसके बारे में सेक्शन नंबर 20 की क्लॉज 2 में बता रखा है। इसी तरीके से आपके पास क्या आता है? एसडीएम। इसको क्या बोलते हैं? सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। इसके बारे में कहां बता रखा है? इसी सेक्शन में बता रखा है। ठीक है। फिर इसके बाद जो है वो दो तरीके के मजिस्ट्रेट आते हैं। एक तो कौन सा आता है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। और दूसरा आता है स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। क्योंकि स्पेशल कुछ नंबर ऑफ क्लासेस ऑफ द केसेस जो है वो इस तरीके के होते हैं कि वहां पर विशेष व्यक्ति की जरूरत होती है जो कुछ क्वालिफाइड हो किसी चीज को लेकर के, उसका एक्सपीरियंस भी अच्छा हो उस चीज को। तो वहां पर एक तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है और दूसरा कौन सा होता है? स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। तो ये कहां बता रखा है? ये तो सेक्शन 20 में बता ही रखा है, मैंने बताया। और ये सेक्शन 21 में बताया ये होगा कौन। तो आपको जुडिशरी की हायरार्की के बारे में समझ में आ गया कि क्या था। अब आपको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की हायरार्की के बारे में समझ में आ गया। इसी तरीके से ये जब सेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं तो हमारे सामने इनके अंदर जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, जिनको मैंने आपको बताया कि वो पब्लिक ऑफिसर भी, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट भी कहलाते हैं। ऑफिसर ऑफ द कोर्ट जो उस कोर्ट की कार्यवाहियों में हिस्सा लेने वाले व्यक्ति होते हैं, वो मजिस्ट्रेट भी होता है, वो वकील भी होता है। वकील का मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो गया ना, और वो एपीपी भी हो गया। तो आपको ये पीपी और एपीपी दो ही सेक्शन है ना, ये अलग अलग, इनके बारे में भी यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा जो जैसे फंक्शन को पूरा करवाने में सहायक होते हैं। एक तो 24 और दूसरा 25 में बता। हो गया? यहां तक बताओ कोई भी प्रॉब्लम हो किसी को किसी तरीके की? ठीक है। ये लिख लिया क्या सारा का सारा? इरेज कर दूं? बोलिए। कुछ पूछना है तो अभी भी पूछ लीजिए। अब देखिए आपको कोई भी सेक्शन पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। अब सारे सेक्शन एक साथ पढ़ लेते हैं अपन। कौन कौन से सेक्शन है, मतलब जो हमने अभी तक इनके ऊपर डिस्कशन किया है। तो अब देखिए पहला
सेक्शन पढ़ते हैं। देखो लॉन्ग टाइटल मैंने आपको बता दिया था क्या होता है, शॉर्ट टाइटल के बारे में डिस्कशन कर लिया था। इसके अलावा मैंने सेक्शन 1 का जो क्लॉज 2 है एक्सटेंड की बात करता है कि इसका विस्तार, इस सीआरपीसी का विस्तार कहां-कहां होगा वो भी मैंने बता दिया। लेकिन इसका जो प्रोवाइडो है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। वो क्या बताता है कि इसका जो प्रोवाइडो है वो कहता है कि भाई कुछ ऐसे ट्राइबल एरियाज और जो नागालैंड है उसके ऊपर ये सीआरपीसी अप्लाई नहीं होगी, लेकिन कुछ सब्सटेंटिव पार्ट जो है इसके, कौन कौन से सब्सटेंटिव पार्ट थे बताइए? नेचर ऑफ सब्सटेंटिव पार्ट 8, 10, 11, 9, 10, 11 है पर इसमें 9 नहीं है। हाँ, वो उन्होंने छोड़ दिया, कुछ रीजन होते किसी चीज के, तो उन्होंने वो चीज छोड़ी। लेकिन जो प्रिवेंटिव चीजों को लेकर के उन प्रिवेंटिव एक्शन लिए जाते हैं इनसे कि जिससे क्या हो सके, वहां पर सुरक्षा बनाई जा सके, डिसिप्लिन बनाए रखा जा सके। अब इसके अंदर जो आप कह रहे हो कि भाई चैप्टर नंबर 9 नहीं जोड़ा गया, चैप्टर 9 जो है वो किसी वहां की जो सर्कमस्टांसेस है उनको मेंटेन नहीं करता। वो मेंटेनेंस से रिलेटेड है ना, चाइल्ड का और पेरेंट्स का और वाइफ को लेकर के, तो उसको क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि वहां पर हमें क्या करना है, वहां पर क्या है, ज्यादातर ट्राइबल एरिया रहते हैं और ऐसी सिचुएशन है कि वहां पर इसको अप्लाई नहीं किया जाता। वहां पर खुद के यूज के रूल्स रेगुलेशन चलते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग प्रोसीजर चलता है। लेकिन जब हमें कोई एक्शन लेना होगा, जैसे हमारी पुलिस वहां पर काम करे, है ना, तो वहां पर अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो दंगे फसाद करवा रहा है तो उसको कैसे रोका जाए, तो उसके लिए सिक्योरिटी ली जाती है ना, बॉन्ड भरवाए जाते हैं, पुलिस एक्शन लेगी अपनी तरफ से। तो वो इन्हीं पर्टिकुलर चैप्टर्स के अंदर ली जाती है, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11। इसलिए सेक्शन जो चैप्टर नंबर 9 है उसको हटा दिया है। अब समझ में आ गया? अच्छा जी, तो देखो ये पढ़ के देखते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ दिस कोड अदर देन रिलेटिंग टू द चैप्टर 8, 10 और 11 thereof shall not apply। shall not apply मतलब कि भाई इन चैप्टर्स को छोड़ करके ये जो सीआरपीसी है ये अप्लाई नहीं होगी, ना तो स्टेट ऑफ नागालैंड के ऊपर और जो भी ट्राइबल एरियाज हैं उनके ऊपर। लेकिन इन ट्राइबल एरियाज को भी डिफाइन कर रखा है आपकी शेड्यूल 6 के अंदर, जिसका पैराग्राफ 20 है। उसमें बता रखे हैं कुछ पर्टिकुलर जगह, उन जगहों के बारे में बता रखा है कि इन पर्टिकुलर जगहों पर ये जो है अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे, वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अगर चाहे तो नोटिफिकेशन निकाल दे, हमें क्या दिक्कत है? ये जो एक्ट है वो भी तो नोटिफिकेशन के थ्रू अप्लाई होता है ना, ठीक है। तो नोटिफिकेशन निकालेगी ऑफिशियल गजट में और वो बताएगी कि कहां-कहां पर ये अपने वहां पर लागू करना चाहती है सीआरपीसी के चैप्टर्स को। मान लो कुछ पार्ट लागू करना चाहती हो या पूरी सीआरपीसी लागू करना चाहती हो, किस एरिया में लागू करना चाहती है, वो सारी चीजें। लेकिन यहाँ पर उसको डिस्क्रिप्शन नहीं दी गई चैप्टर 8 को लेकर के, चैप्टर 10 और 11 को लेकर, इसलिए इन्होंने कंपलसरी कर दिया। क्योंकि मान लो बाकी गवर्नमेंट इस तरीके की वो मना कर रही हो कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, फिर क्या करेंगे? इसलिए इन चैप्टर्स को कंपलसरी इन्होंने इनके ऊपर लागू करवा दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है वहां पर आपको बता रखा है ट्राइबल एरियाज के बारे में। क्या लिखा हुआ है? मीन द टेरिटरीज इमीडिएटली बिफोर द 21 जनवरी 1972 1972 के बारे में, कि इससे पहले जो भी टेरिटरीज थी, ठीक है, वर इंक्लूडेड इन द ट्राइबल एरिया ऑफ द असम। असम के कुछ ट्राइबल एरियाज हैं जिनके बारे में डिफाइन कर रखा है पैराग्राफ 20 के अंदर, जो 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। पहले तो ये बताओ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितनी अनुसूचियां हैं, शेड्यूल कितनी है? हाँ, क्या बोल रहे हो? 12। मुझे सुनाई नहीं दिया, आपने क्या बोला? 12 लिख लो अपने पास। उसके अंदर संविधान के अंदर 395 तो आर्टिकल है जिनको अनुच्छेद कहा जाता है। पार्ट जो है अभी बताया मैडम ने आपको, पार्ट जो है वो कितने हैं? 22। और जो
शेड्यूल है वो है 12। सीआरपीसी पढ़ाते पढ़ाते सर काम हो जाते कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, यहां तक ये समझ में आ गया। लेकिन इन्होंने फिर भी इसका एक्सेप्शन डाल दिया। इन्होंने कहा कि अदर देन दोज विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज ऑफ द शिलोंग, वो शिलोंग की जो म्युनिसिपैलिटी है वो क्या है, डेवलप्ड है, वहां पर सीआरपीसी लागू हो सकती है। लेकिन यहाँ पर उसकी लागू होने की बात नहीं की गई। यहाँ पर कह रहा है ये जो जगह है वो ट्राइबल एरिया की मीनिंग में नहीं आएगी। आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है और आंसर भी। मैंने ये कहा कि ट्राइबल एरिया का मतलब बता रखा है एक्सप्लेनेशन में कि ट्राइबल एरिया होगा क्या। तो इन्होंने कहा कि जो 6 शेड्यूल है उसका जो 20 पैराग्राफ है उसके अंदर जो बता रखा है वो ट्राइबल एरिया होगा। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा कि भाई इसके अंदर जो शिलोंग की म्युनिसिपैलिटी है वो उस ट्राइबल एरिया के अंदर इंक्लूड नहीं होगी। अदर देन लिखा हुआ है ना, वो इसलिए लिखा हुआ है, उसका एक्सेप्शन है। और कैन टू फोर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, 1 अप्रैल 1974। अच्छा बताओ इनेक्टमेंट डेट क्या है इसकी, बोलिए आशा जी क्या है? 25 जनवरी 1974। अच्छा, आज राशि जी बताइए असेंट डेट क्या है इसकी? जनवरी 1974। मनीषा जी आपसे मेरा सवाल ये है कि इसकी इनेक्टमेंट डेट क्या है? मोनिका जी आप बताइए इनेक्टमेंट डेट क्या है इसकी? 25 जनवरी 1974। मैंने तीनों क्वेश्चंस पूछे, एक ही आंसर था इन तीनों का। अब वो आपसे क्या पूछता है वो आपके ऊपर, मतलब उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आते हैं हम, देखो डेफिनेशन क्लॉज जो है अगर उसको अभी नहीं पढ़ेंगे, अपन उसको साथ साथ पढ़ेंगे प्रोविजंस की, क्योंकि अभी हम इसे पढ़ लेंगे तो मजा नहीं आएगा। ये सारा का सारा डेफिनेशन क्लॉज वहां पढ़ा जाएगा जहां पर इसकी जरूरत होगी। ठीक है ना, ये वेरिएबल क्या है अभी मैं बता तो दूंगा आपको, फिर मजा नहीं आएगा कि उस तरीके से हम सीक्वेंस से नहीं चल पाएंगे इसको लेकर, तो इसे सारे के सारे को छोड़ देंगे। ठीक है, बस थोड़े बहुत प्रोविजन जो साथ साथ आते जाएंगे हम उनके बारे में डिस्कस करते जाएंगे। अब देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस के बारे में, सेक्शन 3 के बारे में देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस क्या कहता है। कि भाई कहीं कहीं पर अगर कोई रेफरेंस दे रखा हो किसी बात का, रेफरेंस का मतलब समझते हो ना, कोई बात लिखी है कहीं पर, उस बात का मतलब क्या समझा जाए। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि उसका अर्थ निकालना। ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट जब पढ़ोगे आप तो आपको समझ में आएगा, वहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्शन ये सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी। तो यहाँ पर उसी का मतलब बता रखा है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस से कि अगर कोई शब्द कहीं पर लिखा जाए तो आप उसका मतलब क्या समझोगे। तो यहाँ पर जो बात की गई है वो बात की गई है केवल मजिस्ट्रेट्स को लेकर के, कि उन मजिस्ट्रेट के बारे में अगर कहीं शब्द कुछ दे दिया जाए तो उसके एरिया को देख करके आप उसका मतलब क्या निकालोगे। जैसे कि अगर मैंने आपको पहले बता दिया कि जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात आए तो इसका जुरिस्डिक्शन कहां पर होगा, क्या मेट्रोपॉलिटन एरिया में होगा या अदर देन मेट्रोपॉलिटन एरिया में होगा, बताइए। अदर देन मेट्रोपॉलिटन एरिया। अदर देन मेट्रोपॉलिटन एरिया में होगा, इसी के बारे में ये बताता है। और अगर मान लो कहीं पर एमएम, सीएमएम या एसएमएम स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट लिखा जाए तो इसका मतलब क्या होगा, ये कौन से जुरिस्डिक्शन में जाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया। मेट्रोपॉलिटन एरिया में जाएगा। इन्हीं के बारे में इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है कि इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या नहीं होगा। और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के फंक्शंस को भी बता रखा है एनडीएन के सबसेक्शन में, कि भाई जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है उसके फंक्शन क्या होंगे। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट का मतलब केवल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास नहीं है, ये सेकंड क्लास भी हो सकता है, ये सीजेएम भी हो सकता है, कि कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो सकता है।
इसी तरीके से मैंने आपके सामने यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बताया। तो यहाँ पर जो बता रखा है कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस के बारे में बता रखा है कि उसके पास कौन कौन से फंक्शन होते हैं। इसी तरीके से जब हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात होती है, देखो ये दोनों ही जुडिशियल फंक्शन करते हैं, लेकिन जो थर्ड नंबर का एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है, इसके फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका के हिसाब से ही होते हैं कि इनको करना क्या है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करेगा यहाँ पे और ये जुडिशियल फंक्शन करेगा। इन्हीं को डिफाइन कर रखा है इन्होंने नीचे सब सेक्शन के अंदर। एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या चीज बता रहा है ये, फिर उसको आगे आगे बढ़ेंगे इसके, ठीक है। देखो क्लॉज ए, एनी रेफरेंस विदाउट द क्वालिफाइड वर्ड टू अ मैजिस्ट्रेट। देखो क्वालिफाइड वर्ड अगर नहीं लिखा हुआ इसका मतलब क्या है कि वो डाउटफुल सिचुएशन में है कि उस मजिस्ट्रेट को क्या समझा जाए, ऐसा ही लिखा हुआ है ना। तो देखिए क्या लिख रहा है, देखिए तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, शैल बी कंस्ट्रूड, ऐसा माना जाएगा। कंस्ट्रूड का मतलब कंस्ट्रक्शन, कि क्या समझा जाएगा, अनलेस कंटेक्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड, जब तक कि कोई विशेष एक्सप्रेसली प्रोवाइड नहीं कर रखी किसी प्रोविजन में। अगर ये विशेष बात स्पेशली बता रखी है कहीं पर किसी जगह पे तो फिर तो वहीं पे वो चीज मानी जाएगी, लेकिन अगर नहीं बता रखी तो फिर तो हम इसी मानेंगे ना, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या रहेगा, ये जनरल रूल बताने की बात कर रहा है। इस तरीके से क्या लिखा हुआ देखिए, इन रिलेशन टू an area outside a metropolitan area as a referred to the judicial magistrate, लिखा हुआ है ना। यही मतलब अदर देन मेट्रोपॉलिटन एरिया, अगर कोई भी एरिया की बात होगी, किसी भी क्षेत्र की बात होगी, तो वहां पर हम क्या समझेंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट समझेंगे कि उसका मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट से है। दूसरा देखिए, इन रिलेशन टू द मेट्रोपॉलिटन एरिया एज रेफरेंस टू द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, लिखा है ना। समझ आ रहा है सारा का सारा। इसलिए मैंने आपको वो पहले ही चार्ट बनवा दी थी कि उनका मतलब क्या क्या कहां पे कैसे निकलेगा। देखिए आगे क्लॉज बी देखिए, एनी रेफरेंस टू द मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास शैल बी इन रिलेशन टू द एरिया आउटसाइड द मेट्रोपॉलिटन एरिया बी कंस्ट्रूड एज अ रेफरेंस टू द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास। समझ आ गया क्या कह रहा है ये, मेट्रोपॉलिटन एरिया के अलावा कहीं पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास होगा तो उसका मतलब भी वही समझा जाएगा कि वहां पर केवल क्या लिखा हुआ है, मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। समझना इस बात को, वहां पर अगर कहीं पर ऐसा शब्द लिखा है मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास तो उसका मतलब क्या समझोगे कि उसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास की बात की गई है, अगर कि वो मेट्रोपॉलिटन एरिया में नहीं है तो। समझना है ना शब्द क्या है इसका मतलब, ऐसे। इसी तरीके से देखो दूसरा, इन रिलेशन टू द मेट्रोपॉलिटन एरिया, अगर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की मेट्रोपॉलिटन एरिया में बात की गई होगी तो फिर क्या समझेंगे उसका मतलब, वहां पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ही होता है, सेकंड क्लास उसका कुछ भी नहीं होता। समझ आ रहा है ना। यहाँ पर ये मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट क्यों रखे जाते हैं उसके बारे में भी ये बताया था कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का मतलब क्या होता है। ये मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट देखिए क्या होता है, इसका मतलब होता है आप एरिया से समझो महानगर क्षेत्र, मतलब पहले क्या थे, प्रेसिडेंसी टाउन थे। अब प्रेसिडेंसी जो टाउन थे उसमें होता क्या था, जैसे कि बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा, ये तो थे। तो ये जो थी बहुत बड़ी बड़ी सिटीज थी, इनके अंदर ही सारे नंबर ऑफ केसेस जो थे उनको डील करने वाले व्यक्ति जो थे वो विशेष क्वालिफाइड थे। सही तो था, जब वो इतने अच्छे क्वालिफाइड थे तो उन्हीं व्यक्तियों को क्या किया जाता था, उन्हीं व्यक्ति को हायर किया जाता क्योंकि वो नंबर ऑफ केसेस को झट से सुलझा सकते हैं, ज्यादा टाइम लगेगा उनको। तो वहां पर जो अच्छे क्वालिफाइड व्यक्ति होते हैं, जैसे कि बहुत अच्छी रैंक बनी किसी के आज, तो उसको गांव में भेजा जाएगा क्या, उसको अच्छी क्वालिफिकेशन है, उसको अच्छा एक्सपीरियंस है, तो उस व्यक्ति को अलग कर दिया जाता है वहां से, इंटरव्यू के टाइम पे अलग कर दिया जाता है कि इस व्यक्ति को कहां पे रखना है, तो उस व्यक्ति को मेट्रोपॉलिटन एरिया में भेजते हैं। इसलिए कहते हैं कि अच्छी जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनना ही काफी नहीं होता, उसके लिए आपको अच्छी रैंक भी चाहिए। अन्नारी बात, जैसे आईएएस और आईपीएस, यूपीएससी के पेपर होते हैं ना, पेपर एक ही होता है, लेकिन उसी पेपर को देने से आईएएस निकलता है और आईपीएस निकलता है। अन्नारी बात, ये क्या होता है कि इसी तरीके से होता है, इसलिए यहां पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट लिखा जाता है। आगे पढ़ने को मिलेगा आपको, एनी रेफरेंस टू द मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। अब फर्स्ट क्लास की, सेकंड क्लास की बात कर ली, अब फर्स्ट क्लास की बात हो रही है। इन रिलेशन टू द मेट्रोपॉलिटन एरिया, तो यहां पर क्या समझा जाएगा कि भाई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की बात हो रही है। और इन रिलेशन टू द अदर एरिया, तो वहां पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की बात हो रही है।
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में तो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास जैसी कैटेगरी नहीं बनाई उन्होंने, क्योंकि उन्होंने क्या माना है, उनको हायर क्वालिफाइड व्यक्ति माना है, जिनको अच्छा एक्सपीरियंस है, अनुभव है हर चीज का। डी को देखिए, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब सेम वही है कि अगर वो मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर होगा, यही चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन रिलेशन टू द मेट्रोपॉलिटन एरिया, तो क्या कहलाएगा, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। और क्या होगा, इन दिस कोड, ये समझ में आएगा ना सारा सबसेक्शन 1। अब सबसेक्शन 2 देखिए, in this code unless contest otherwise required, any reference to the court of a judicial magistrate shall in relation to the metropolitan area be construed as a reference to the court of the metropolitan magistrate of that area। क्या मतलब हुआ इसका बताइए। कह रहा है कि unless contest otherwise, जब तक कुछ और एक्सप्लेसिटली प्रोवाइड नहीं कर रखा हो तब क्या समझेंगे हम बात, बताइए क्या है मतलब इसका। बिल्कुल, यहां पर यही सीएम क्यों, सीएम कहां लिखा हुआ भाई, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अगर कहीं पर मतलब ये कहना चाह रहा है कि कोर्ट, जो कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, अगर वो मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर आती है तो वहां पर उसे मेट्रोपॉलिटन एरिया माना, मतलब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट माना जाए, ये कहना चाह रहा है। ये ऐसा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं तो सेक्शन 8 जो है वो क्या करता है, कुछ ऑल्टरेशन कर देता है। कभी कभी क्या होता है सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग कि कुछ मेट्रोपॉलिटन एरिया तो है, मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए उन्होंने क्या बता रखा है, 10 लाख व्यक्तियों से ज्यादा अगर है ना, ये लिख रहा है ना कि उससे कम नहीं होना चाहिए, 10 लाख से ज्यादा वाले हो जाए तो वो कैसा एरिया कहलाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया कहलाएगा, ये सेक्शन 8 बताता है। लेकिन कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट अगर कंस्ट्रक्ट मतलब ऑल्टरेशन कर देती है उसके अंदर, या वहां पर 10 लाख से नीचे पॉपुलेशन हो जाती है, तो उसमें केसेस जो होते हैं उनको सुनेगा कौन, एक एरिया ही तो हट गया, लेकिन केस पहले तो मेट्रोपॉलिटन एरिया में चल रहा था तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सुन रहा था उस केस को, लेकिन अब वो केस हट के जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। तो फिर आप कैसे समझना है कि कहां भेजे उसको, तो वो कहते हैं कि उस व्यक्ति को चाहे वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के एरिया में क्यों ना आता हो, हम ऐसा समझेंगे कि अभी भी वो मेट्रोपॉलिटन एरिया है और वही व्यक्ति सुनेगा उसे, इसलिए यहां पर ऐसा लिखा हुआ है। समझ आ रहा है कुछ या ऊपर से जा रहा है सीधा। शिखा जी कुछ कहना चाहेंगे। चलो आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, अनलेस कंटेस्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड, जब तक कि कोई और विशेष बात ना कह दिए, क्योंकि जब भी ऐसी बात लिखता है तो इसका मतलब ये जनरल रूल बताने की बात कर रहा है। जनरल रूल ये बताएगा तो जब भी कभी कोई अगर कोई पर्टिकुलर सेक्शन आएगा और वहां पर कोई स्पेशली बात बताता है तो वो क्या हो जाएगी, इसके लिए एक्सेप्शन हो जाएगा, याद रखना ये चीज। अब देखिए क्या कह रहा है, एक्सेप्शन का मतलब अपवाद, अगर हिंदी में कहें तो देखिए क्या बता रहा है, देखो क्या लिख रहा है, एनी रेफरेंस इन एनी इनेक्टमेंट पास बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस कोड के कमेंसमेंट से पहले कोई अगर इनेक्टमेंट हुआ है, मतलब कोई और लॉ पास हुआ है तो उसके रेफरेंस में, मतलब जैसे कि मान लो ये तो कमेंसमेंट हुआ है तो इससे पहले कोई अगर इनेक्ट हो चुका है कोई लॉ, अगर कोई रेफरेंस दे रहा है कि भाई ये समझिए, जैसे कि 19 मतलब ये मान लो एक तरीके से अगर बात कर रहा है ना तो आप ऐसे ही समझो कि 1898 की बात कर रहा है, सीआरपीसी का यही तो है, पहले तो यही था, उसने तो अमेंडमेंट करके ला रहे थे, तो अगर उसमें कोई ऐसी बात दे रखी है तो फिर क्या समझा जाएगा। अब क्योंकि सिचुएशन तो आज की है ना, सीआरपी तो 1973 की पढ़ रहे हैं ना, तो उस रेफरेंस में क्या समझा जाएगा, तो इसमें कुछ चीजें बताइए और सेम वही चीज है, कुछ अलग से नहीं है। देखो लिखा है मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, तो उसका मतलब समझा जाएगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ऐसे तो हमारे भी पहले भी यही लिखा था सबसेक्शन 1 में इन्होंने। दूसरा लिखा है कि सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड, जुडिशियल नहीं लगाया, जुडिशियल आगे नहीं लगाया, ध्यान रखना अंतर यही है इनमें। तो आगे फिर उसको क्या समझा जाएगा, अगर सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, पहले क्या होता था थर्ड क्लास की कैटेगरी भी होती थी, अब हमारे तो राजस्थान में थर्ड और सेकंड हटा दी दोनों, किस वजह से हटाई, कौन सी लिस्ट से हटाई, कौन सी ऐसी ताकत थी इनके पास जिसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट ने ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास की कैटेगरी को हटा दिया।
शुरुआत ही मैंने वहां से करी थी लेक्चर से। लिस्ट 3 इससे थर्ड लिस्ट से नहीं समझ में आया मुझे, दोबारा से बोलिए। लिस्ट 3 वाली। हाँ, लिस्ट के अंदर ही तो पावर दे रखी है। कनकरेंट देखो, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कनकरेंट लिस्ट ही तो है उसके बाद, जिससे वो पावर उठा करके किसी को भी हटा सकता है, कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकता है सीआरपीसी में। तो उसने कहा कि भाई हमने तो अपनी तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट ने जोड़ दिया उस टाइम पे, लेकिन इन्होंने हटा दिया, कह रहे हमें जरूरत ही नहीं है ऐसे व्यक्ति की जो सेकंड क्लास का हो, हम तो फर्स्ट क्लास की समझते हैं। अच्छा, अब ऐसे ही देखो, उस टाइम पर मतलब 1898 की बात हो रही है, 1898 की। तो उस टाइम पर प्रेसिडेंसी होती थी ना भाई, इंडिपेंडेंट तो अभी हुए हैं, पहले प्रेसिडेंसी टाउन चलते थे, स्टेट भी नहीं थे। तो प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट होते थे उस टाइम पे, और चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट होते थे। ठीक है, जैसे आज के टाइम पर अगर कहूं तो देखो, जो अपने पास जेएमएफसी है ना, ये बहुत सारे जेएमएफसी का जो मुखिया होता है, इनका जो हेड है, उसको हम क्या बोलते हैं आज के टाइम पे? सीजेएम, ऐसे ही तो बोलते हैं। क्योंकि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं ना, उन्हीं में से एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है जो अच्छी क्वालिफाइड होता है, जिनको देख करके हाईकोर्ट को लगता है कि हाँ ये व्यक्ति होना चाहिए, तो उसको उनमें से एक व्यक्ति को, जो जेएमएफसी है, उनमें से एक व्यक्ति को क्या बना दिया जाता है? सीजेएम बना दिया जाता है। इसी तरीके से उस टाइम पर चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट होते थे, जो प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट में से निकल के आते थे। तो उनके लिए क्या लिखा है कि अगर अभी भी है, तो उस टाइम पर मैंने अभी क्या बताया आपको, ये प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट को क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वही जो मेट्रोपॉलिटन एरिया थे, आपने सेक्शन 8 पढ़ोगे तो मैंने आपको क्या बताया, कौन कौन से प्रेसिडेंसी टाउन थे? बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, ऐसे ही तो था, और अहमदाबाद के बारे में बता रखा, सिटी ऑफ अहमदाबाद। इनमें 10 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन थी। तो अब ऐसे जो एरिया थे वहां पर वो प्रेसिडेंसी टाउन कहलाते थे। तो उन प्रेसिडेंसी टाउन के जो मैजिस्ट्रेट होते थे, उनको या तो प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट कहते थे, या उनको चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट कहते थे। ये तो हुआ, लेकिन अब हमने वो प्रेसिडेंसी टाउन को हटा दिए, उसकी जगह उनको क्या कहने लगे हम? महानगर, मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो अब उनको हमने नाम भी उनका हटा दिया हमने, और उनकी जगह क्या बना दिया उसको? मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। अब बताओ समझ में आया ना ये? ऐसे देखो, डी पॉइंट क्या लिख रहा है? टू एनी एरिया विच इज इंक्लूडेड इन द मेट्रोपॉलिटन एरिया as a reference to the such metropolitan area and any reference to the magistrate of the first class of the second class in relation to the such area shall be construed as a metropolitan magistrate exercising jurisdiction in such area। अगर कोई ऐसा एरिया जो है जो मेट्रोपॉलिटन एरिया में आता हो, समझो इस बात को, ये वही बात कह रहा है कि पहले तो वो क्या था, कोई गांव था, गांव विलेज था। ये विलेज जो है वो क्या हुआ, मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है, एरिया के अंदर इंक्लूड हो गया, मतलब उसमें समाहित हो गया। तो अब जो इसका जो एरिया का जो, ये पहले मेट्रोपॉलिटन एरिया तो नहीं था, तो इसका जो मजिस्ट्रेट होगा वो कौन सा मजिस्ट्रेट कहलाएगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहलाएगा। लेकिन अब ये इसके अंदर इंक्लूड हो गया, तो अब क्या कहलाएगा? ये मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। यही चीज बता रखी है इसने, समझा के। आगे समझ में? बस समझ में ही आना चाहिए। Where under any other law, any law other than this code, the function exercisable by the magistrate related to the matter। सेक्शन, ये सबसेक्शन 4 है ना, इसके ऊपर ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। डबल नहीं, ट्रिपल, क्योंकि ये जो है वो एक्सरसाइज करने की बात बता रहा है। फंक्शंस कैसे एक्सरसाइज किए जाएंगे अगर कि वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो या वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो, तो उनके कुछ सब्जेक्ट मैटर को लेकर के इन्होंने बात की गई है यहाँ पर। क्योंकि उस टाइम पर जो सब्जेक्ट मैटर थे वो इतने अच्छे प्रिस्क्राइब नहीं थे, लेकिन इन्होंने यहाँ पर साफ साफ तौर पर बताया कि कौन सी चीज सब्जेक्ट मैटर उनके अंतर्गत आएगी। देखो क्या लिखा हुआ है, आपको पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा सारा कुछ। विच इन्वॉल्व, लिख रहा है ना, रिलेटेड टू द मैटर्स, मैटर्स के अंदर विच इन्वॉल्व लिखा है ना, तो
एप्रिसिएशन और शिफ्टिंग द एविडेंस, करता है ना ये काम, किसका काम है ये, मजिस्ट्रेट का काम है। Formulation of any decision expose any person to punishment, penalty, detention in the custody pending investigation, inquiry, trial would have the effect sending him for the trial before any court. They shall subject to the provision of this code be accessible by the judicial magistrate. समझा गया ना? यही सारी चीजें आप सीआरपीसी में पढ़ोगे पूरे के पूरे। ट्रायल करना, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, डिटेन करना, कस्टडी में लेना, ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम आगे। उन्हीं के बारे में इसने पूरा फंक्शन बता दिया यहाँ पर। एक अगर कहूं तो इस सीआरपीसी का पूरा निचोड़ जो है इस क्लॉज 4 में डाल दिया, ऐसा ही है ना। अब आगे देखिए क्लॉज बी, इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन बताया, जब तो ये जुडिशियरी और इसको सेपरेट करने का प्रोविजन दिया है। ये अगर देखें तो एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से कैसे सेपरेट किया गया उसका पूरा फंक्शन इन्होंने यहाँ पे बता दिया। which are the administrative executive in nature, कैसा है, एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर या एग्जीक्यूटिव, प्रशासन वाला है ये। प्रकृति कैसी इसकी, प्रशासनिक, कार्यपालिक, इस तरीके की प्रकृति है। ये क्या करेंगे, ग्रांटिंग ऑफ लाइसेंस देंगे, ठीक है, सस्पेंशन, कैंसिलेशन ऑफ द लाइसेंस, सैंक्शनिंग, prosecution, withdrawing from the prosecution, they shall subject to the aforesaid be accessible by the executive magistrate। देखो यहाँ पे लिखा है subject as aforesaid, जो ऊपर बता रखे हैं ना उनको ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। मतलब जहाँ पर जुडिशरी काम कर रही होगी वहां पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट काम करेगा क्या, नहीं करेगा। लेकिन अगर उन्होंने कुछ कहा है तो तब तो करना पड़ेगा इनको, यही कर रखा है। ये सेक्शन 3 काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप, लेकिन इसको हम पढ़ते नहीं है अच्छी तरीके से। अगर मैं इतने डिटेल में पढ़ाने लगा सीआरपीसी तो ये नहीं हो पाएगी। चलो आगे देखते हैं सेक्शन 4 के बारे में। सेक्शन 4 जो है वो इस सीआरपीसी का जुरिसडिक्शन बताता है कि ये किस लॉज के ऊपर लागू होगी, कहां पर किस ऑफेंस को लेकर के ट्रायल होगा। देखो आपको हेडिंग से ही समझ में आएगा सेक्शन 4 के कि ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर द आईपीसी और अदर लॉज। अदर लॉज का मतलब क्या हुआ, आईपीसी के अलावा जो भी लॉज हैं, जो सब्सटेंटिव लॉ है जहां पर पनिशमेंट की बात की गई है, क्योंकि जब पनिशमेंट और लायबिलिटीज की बात की गई होगी, जहां पर ऑफेंस की बात की गई होगी, तो वहां पर किसको लागू करते हैं हम, सीआरपीसी को लागू करते हैं, क्योंकि ये एक मशीनरी है जो सब्सटेंटिव लॉज को इंप्लीमेंट करवाने का काम करती है। सही तो है। तो उसी के बारे में यहाँ पे बता रखा है कि भाई कैसे कैसे ये फंक्शन करेगी। तो इन्होंने कहा कि ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस, जो आईपीसी में जितने भी ऑफेंसेस बता रखे हैं उनका ट्रायल करने का काम करेगी। इसी के बारे में आप देखो तो सेक्शन 2 ऑफ आईपीसी, वहां पर भी साफ साफ लिखा हुआ है कि ट्रायल कोर्ट के द्वारा किया जाएगा सब्सटेंटिव लॉ का, अगर कि वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। आईपीसी क्योंकि वहां साफ साफ जुरिसडिक्शन बता रखा है, अगर कोई भी व्यक्ति जिसने ऑफेंस कमिट किया हो और जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो तो वो कहां डील किया जाएगा, उसका ट्रायल किया जाएगा इंडिया के अंदर। लेकिन ट्रायल के बारे में ऐसा तो बता नहीं रखा कि कहां पे किया जाएगा, वो कहां बता रखा है, सेक्शन 4 में बता रखा है। समझ आ रहा है ना, जुरिसडिक्शन बता दी इसने आईपीसी का कि कहां लगेगा। इसी तरीके से अदर लॉज की बात की है। देखिए एक बार पढ़ लेते हैं इसे, ऑल ऑफेंसेस अंडर द इंडियन पीनल कोड। देखो ये बार बार जहां पर आईपीसी या कोई भी अदर लॉज लिखे आते हैं ना, तो उनके हाथ की याद ये जो साइटेशंस होती है एक्ट की, वो याद रखा करो, पढ़ लिया करो। ये नहीं करा कि याद करो, पढ़ लिया करो, उससे आपको क्या बार बार आप देखोगे ना उसके तो आपको वैसे याद हो जाएगा। वो क्या लिखा हुआ है, 45 ऑफ 1860 shall be investigated, inquired into, trial or otherwise dealt with according to the provision hereinafter contained। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी ऑफेंसेस होंगे, मैंने आपको 3 तरीके की विधियां कल बताई थी, 3 स्टेप होते हैं किसी भी काम को करने के लिए जुडिशरी को। कौन कौन से थे वो, इन्वेस्टिगेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं अन्वेषण, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है इंक्वायरी, लिखा हुआ है, दूसरा होता है इंक्वायरी जिसका मतलब होता है जांच पड़ताल करना या तहकीकात करना, हिंदी में शुद्ध हिंदी तहकीकात, जांच पड़ताल करना, और भी आप जो समझो वो ठीक है। और तीसरा होता है ट्रायल, ऐसा ही होता है ना। इन तीनों के आधार पर ही ये जुडिशरी फंक्शन करती है।
कि इनको कैसे क्या चीज लेनी है। इन्वेस्टिगेशन में सबूतों को इकट्ठा किया जाता है, ट्रायल के अंदर क्या सॉरी इंक्वायरी में क्या होता है, जो सबूत लाए गए हैं और उसका इंटरोगेशन होता है व्यक्ति का, उसके आधार पर चार्ज लगाए जाते हैं और फिर उनके ऊपर जब ट्रायल होता है तो उन्हीं के ऊपर डिस्कशन किया जाता है कि आप गिल्टी हो या आप इस बात की प्ली लेते हो, तो वो कहता नहीं मैं गिल्टी नहीं हूं, तो फिर उस पर आगे कार्रवाई करती है। अगर वो कह देता है हाँ मैं गिल्टी हूं तो फिर कार्रवाई करेंगे क्या, वो तो खुद ही बोल रहा है कि वो गिल्टी है, फिर आगे ही एक ट्रायल क्यों करेंगे उसका, फिर तो वही की वही उसे जेल भेज देंगे। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि डर में अपनी मतलब फ्री कंसेंट में नहीं बोल रहा है, वो डर में किसी दबाव में अगर ऐसा बोल रहा है कि मैं अपराधी हूं, तो उस केस में फिर वो क्या करता है कोर्ट, इसलिए वहां पर मे वर्ड का यूज किया गया है जब शब्द को यूज किया जाता है, तो वो डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट है, वो चाहे तो वही की वही उसको कन्विक्शन दे सकती है और नहीं तो फिर आगे ट्रायल खुद पे चलाएगी शुरू में कोई। ठीक है, तो अब देखिए ये क्लॉज 4 का सबसेक्शन 1 सेक्शन 4 का सबसेक्शन 1 कंप्लीट हो गया। फिर सबसेक्शन 4 का क्लॉज 2 देखिए, ये भी यही सेम बात बता रहा है कि ऑल ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉज शैल बी इन्वेस्टिगेटेड इंक्वायर्ड इनटू द ट्रायल अदरवाइज डेड or according to the same provision subject to any other enactment timing in force regulating the manner or place investigation inquiry to the crime or otherwise dealing such offense। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर वहीं पर दे रखा है तो हम सीआरपीसी को ही लागू करेंगे। समझ में आ रहा है कि जब वहां पर बता रखा है इंक्वायरी कैसे होगी, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, ट्रायल कैसे किया जाएगा, तो वही से देखेंगे ना। लेकिन अगर नहीं बता रखा होगा तो सीआरपीसी यही बता रखा है। अब देखिए क्लॉज 5 सॉरी सेक्शन 5 भी इसी ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है कि ये कहां पर अप्लाई होगा। मतलब ये सेविंग क्लॉज है कि कौन कौन से लॉज के ऊपर अप्लाई होगा और कौन कौन सी लॉज के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर साफ साफ कह रखा है स्पेशल लॉ और लोकल लॉज होंगे, अगर उनमें कोई बात दे रखी है इस तरीके की तो सीआरपीसी की जो कंटेंट है वो अप्लाई नहीं होंगे किसी बात को। तो पहली बात आपके सामने मेरा क्वेश्चन ये है कि स्पेशल लॉ कहां पे बता रखा है आईपीसी में और लोकल लॉ कहां पे बता रखा है। अब आप बताइए आशा जी कहां पे बता रखा है। 41, 42। 41, 42। मनीषा जी आप बताइए 41 में क्या बता रखा है। लोकल लॉ। लोकल लॉ। हाँ राशि जी बताइए 41 में क्या बता रखा है। पता चलेगी मैं बड़ा। हाँ बताइए राशि जी स्पेशल लॉ कहां पे बता रखा है। बताइए। अरे मोनिका जी आप बताइए स्पेशल लॉ कहां पे बता रखा है। 41 में स्पेशल लॉ और 42 में लोकल लॉ। ध्यान रखो 41 में स्पेशल लॉ और लोकल लॉ जो है वो कहां पे बता रखा है। अच्छा ये बताइए स्पेशल लॉ का मतलब क्या हुआ और लोकल लॉ का मतलब क्या हुआ, कोई बता सकता है इनको। ऐसे बताओ मतलब क्या होता है, जनरल बताओ। राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट है ना, वो क्या लोकल लॉ है, क्या वो स्पेशल लॉ है। लो बताइए वो राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट है जो आप जो पढ़ चुके हो, क्या वो लोकल लॉ और स्पेशल लॉ है क्या। लोकल लोकल है स्पेशल नहीं है। स्पेशल। जल्दी बताइए ऐसे टाइम लगाओ मुझे बताओ तो पढ़ाऊंगा मैं आपको। देखो लोकल लॉ लोकल लॉ है। चलो तो शिखा जी आप मेरे को स्पेशल लॉ की डेफिनेशन बताइए क्या है। पर्टिकुलर एरिया। इतना धीरे बोलोगे तो बताओ कैसे सुनाई देगा।
अच्छा जी बताइए, स्पेशल लॉ किसको कहते हैं? सर लोकल एरिया का मतलब जो पर्टिकुलर एरिया पे अप्लाई होता है। ये तो लोकल लॉ हो गया। और दूसरा सब स्पेशल लॉ? पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जब पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर कह रही हो तो लैंड लॉ का जो ये जो लैंडलॉर्ड है और जो टीनेंट है, इनमें एग्रीमेंट है और टीएनसी का, क्या ये जनरल लॉ है? टीनेंसी का एग्रीमेंट, ये भी तो एक सब्जेक्ट मैटर ये अलग से स्पेशल स्पेसिफाई। तो ये लोकल लॉ के साथ साथ स्पेशल लॉ नहीं है क्या? राजस्थान से तो बता दिया कि लोकल लॉ, स्पेशल लॉ स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर की बात कर रहा हूं। तो ये टीनेंसी को तो डील करता है, बताओ, और किसी चीज को डील करता हो तो ये लोकल लॉ और स्पेशल लॉ दोनों भी तो हो सकते हैं ना, दोनों ही है। अब ये बताओ, ऐसे ही जेजे एक्ट कौन सा लॉ है? स्पेशल लॉ है या लोकल लॉ है? स्पेशल लॉ। ये केवल स्पेशल लॉ है क्योंकि वो किससे डील करता है? चिल्ड्रन से रिलेटेड। चिल्ड्रन से रिलेटेड डील करता है। तो अब क्यों नहीं है वो लोकल लॉ? क्योंकि वो पूरे होल इंडिया के ऊपर ही एप्लीकेबल है, इसलिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इंटरव्यू में पूछ ली तो पता नहीं क्या ही होगा। चलो अब सेविंग क्लॉज देख लीजिए जी एक बार, क्या कह रहा है कि नथिंग कंटेन इन दिस कोड शैल वर्ड का यूज हुआ है, ध्यान रखना, अंडरलाइन कीजिए आप शैल को। और क्या लिखा है? इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजन टू द कॉन्ट्ररी, जब तक की कोई कॉन्ट्ररी बात स्पेसिफिक एब्सेंस नहीं होती किसी चीज के बारे में। तो क्या कह रहा है ये? अफेक्ट एनी स्पेशल और लोकल लॉ for the time being in force any special jurisdiction or power conferred in a special form or of procedure prescribed under by any other law for the time being in force। मतलब क्या है इसका? ये सेम वही बात बता रहा है जो क्लॉज 4 में पढ़ रहे थे आप, सेक्शन 4 में पढ़ रहे थे। ये भी ये सेम बात बता रहा है कि स्पेशल लॉ लोकल लॉ के अंदर अगर कोई स्पेशल स्पेसिफाई कर रखी है कोई चीज, वहां पर पावर बता रखी है, वहां पर बॉडी बता रखी है, इंस्टीट्यूट बता रखा है, कौन करेगा, गवर्न, उसको इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, तो फिर हमें सीआरपीसी की जरूरत ही क्या पड़ेगी? तो सीआरपीसी वहां पर अप्लाई नहीं होगी किसी भी हालत में, जब तक कि स्पेसिफिक वहां पर नहीं कह दिया गया हो। जैसे कि आपको पता है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन का सेक्शन 5, क्या लिखा हुआ है वहां पे? गजेटेड ऑफिसर की पावर बता रखी है ना। जहां पर गजेटेड ऑफिसर की पावर बता रखी है तो वहां पर क्या रखा है कि वो सीज कर सकता है, एग्जामिनेशन कर सकता है, लेकिन किस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग करेगा? तो क्या रखा है? सेक्शन 94 के 190। 94 में क्या प्रोसीजर बता रखा है सीआरपीसी में? नहीं सर 91 92 94 है वो 94। हाँ 94 ऑफ सीआरपीसी, उसका प्रोसीजर यूज किया जाए। ठीक है ना, समझ में आ गया ना? जरा क्लियर है ना? अगर कि एक्सप्रेसली प्रोवाइड कर रखा हो तो तब यूज होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब देखिए हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोड के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं, चार्ट वर्ड बनवा दिए हैं, उसके बारे में और थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊंगा। लेकिन जो मैंने आपको वो लिखवाया था चार्ट, उसको निकाल लेना। चार्ट जो बनवाया था उसको निकाले सब, उसके आधार में पढ़ेंगे सारी चीजें। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोड, देखो यहां पर सबसे पहले देखो, कभी भी किसी चीज को पढ़ते हो ना तो आपको इंटरप्रिटेशन कहां से निकालना चाहिए? उसके हेडिंग से, उसके टाइटल से। चैप्टर का ही टाइटल बता देता है कि वो क्या बताना चाह रहा है। तो वहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्रिमिनल कोड्स, पहली बात क्या कही है उन्होंने? क्रिमिनल कोड्स की कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है। ठीक है, और दूसरा क्या लिखा है? ऑफिसर्स, मतलब वो जो क्रिमिनल कोड के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं उनको ऑफिसर ही तो कहेंगे। तो जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, जो जज, उनको तो जज कहते हैं अपन, मजिस्ट्रेट है वो क्या है? वो उसके अंदर ऑफिसर है। समझ आ रहा है ना? पब्लिक प्रोसिक्यूटर एपीपी ये कौन है? जो उसके ही तो पार्ट है सारे, इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ। और इसी चीज को डील करता, बताओ और कोई पुलिस वाले के बारे में बात की होती है? समझ आ रहा है ना सारा? अब आगे देखिए क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स, क्या लिखा हुआ है कि बिसाइड द हाई कोर्ट एंड द कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ, क्योंकि कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ का मतलब क्या हुआ कि ये बात कर रहा है कि अदर लॉ की, जो सेक्शन 5 और सेक्शन 4 बात कर रहा था
कि अगर वहीं पे बता रखा है तो फिर वो ये इसके अंदर नहीं आएगा। वहीं पे अगर बता रखा है जैसे कि पॉक्सो एक्ट में स्पेशल कोड बता रखा है, अपने जेजे एक्ट में कौन सा कोड बता रखा है, चिल्ड्रन कोड बता रखा है। चिल्ड्रन कोड कहां पर डिफाइन कर रखा है शिखा जी? काशी जी बताइए। अरे छोटी छोटी सी चीजें नहीं बता सकता। 220 सेक्शन 220 के अंदर बता रखा है, सेक्शन 2 का क्लॉज 20 में बता रखा है कि चिल्ड्रंस कोड क्या होता है। 20 ठीक था लेकिन बता दें। अच्छा, पावर ऑफ चिल्ड्रंस कोड कहां बता रखी है? अरे यार चीजें एक्ट में पहुंचे मैंने। सेक्शन 19। हाँ सेक्शन 19 ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, देखो जो जो चीज मैं अंडरलाइन करवाऊं वो हत्या करते जाना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, और शब्दों को इंटरप्रेट कैसे करा जाता है लॉज के अंदर वो भी आपको समझना चाहिए, क्योंकि आप एक बार एक लॉज को पढ़ना सीखे ना इंटरप्रेट कैसे किया जाता है तो आप किसी भी लॉ को पढ़ सकते हो। हमारी बात तो देखिए, केवल मेरा उद्देश्य आपको केवल गाइड करना नहीं है, मेरा उद्देश्य है कि आप उसे समझ के खुद ही पढ़ना चालू करो, कभी नहीं भूलोगे किसी चीज को, और एक एक शब्द पे फोकस किया करो, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया, इतना ही होता है इसका मतलब। उसका इंटरप्रिटेशन निकालने की कोशिश करा करो क्या होगा। तो किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए क्या लिखा हुआ है, अदर देन दिस कोड लिख रहा है ना कि इस कोड के अलावा अगर कोई चीज दे रखी है किसी स्पेशल लॉ के अंदर, कोई हाई कोर्ट की बात कर रखी है तो वो चीज तो अलग हो गई, लेकिन क्या लिखा हुआ है, देयर शेल बी इन एवरी स्टेट द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ द क्रिमिनल कोड्स नेमली। देखो शेल वर्ड का यूज लिखा है इन्होंने, शेल वर्ड का यूज करने से क्या हुआ कि कंपलसरी है कि हर स्टेट के अंदर, हर स्टेट में लिखा है एवरी स्टेट के अंदर, हर स्टेट में ये 4 कोड तो होंगे ही होंगे। कौन कौन से? कोड ऑफ सेशन पहला, दूसरा कौन सा था? जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, और उसी के अंदर अगर वो मेट्रोपॉलिटन एरिया में है तो एमएम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहते हैं जिसे, और दूसरा जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब बताइए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहां डिफाइन कर रखा है? मोनिका जी ये बताया ना। हाँ। अच्छा ये बताइए जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के बारे में क्या बता रखा है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास सर 11 या 12 में से है। क्या बताया आपने? सर बताइए। सर 11 में है। हाँ 11 में। अच्छा बताइए राशि जी सेक्शन 12 में क्या बता रखा है? बताइए राशि जी बताइए सेक्शन 12 में क्या बता रखा है? अरे याद हो जाएंगे, कुछ भी गलत सलत बोलो, एक बार गलत बोलो कि दोबारा याद हो जाएगा आपको। अरे कुछ भी बोल दो यार, नहीं बोल सकते। अच्छा जी बताइए सेक्शन 12। सर सीजेएम। हाँ सीजीएम के बारे में बता रखा है वहां पे, जब सीजीएम की बात होगी तो वहां पे एडिशनल सीजीएम की बात होगी, सही तो होगा, और जब एडिशनल सीजीएम की बात होगी तो वहीं पर सब डिविजनल जीएम की बात होगी। ठीक है, 1 क्लॉज 1 क्लॉज 2 और 3 सीधी करते हैं। चलो आ जाइए टेरिटोरियल डिवीजन के ऊपर सेक्शन 7। हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, कुछ समझा देता हूं इंटरप्रिटेशन करके कि कैसा होता है, क्या होता है। देखो क्या लिखा हुआ है, एवरी स्टेट शैल बी इन सेशन डिवीजन लिखा हुआ है ना। शैल का मतलब क्या हुआ कि वो भी हो सकता है, मतलब होगा, या तो सेशन कोई भी स्टेट सेशन डिवीजन खुद ही हो सकता है। अगर वो छोटा सा ही है तो सेशन डिवीजन बना दिया, लेकिन अगर ज्यादा बड़ा है तो उसके अंदर क्या कर देंगे, वो कंसिस्ट कर देंगे सेशन डिवीजन। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है, एवरी सेशन डिवीजन शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोड बी अ डिस्ट्रिक्ट। कोई भी सेशन डिवीजन जो है वो डिस्ट्रिक्ट भी बन सकता है, ठीक है, और वो कंसिस्ट कर सकता है। देखो देखो इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने आपने ध्यान नहीं दिया, फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोड लिखा थी। मतलब क्या है इसका मतलब ये है केवल जुडिशरी से रिलेटेड मैटर्स के बारे में बात करता है। तो अगर जुडिशरी के फंक्शंस को यूज करना है या सीआरपीसी के फंक्शंस को यूज करना है तभी नहीं रियाज की बात होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोड लिखा है।
समझ में आ रहा है ना शिखा जी? यस सर। हाँ, तो जहां पर डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये डिस्ट्रिक्ट जो बात की गई है वो उस मजिस्ट्रेट के जुरिसडिक्शन को लेकर के बात की गई है कि उसके जुरिसडिक्शन के लिए डिस्ट्रिक्ट क्या होगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है। कल मैंने चार्ट बनवाया था ना, चार्ट निकाला था ना सेक्शन 7 को लेकर के, वहीं पर लिख रखा है देखो प्रोवाइजो। प्रोवाइजो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लीजिए इसे, स्टार लगा लीजिए इसके ऊपर। यहां पर लिखा हुआ है एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया शेल, वर्ड का यूज किया है, अंडरलाइन कीजिए उसे। क्या लिखा हुआ है? बी अ सेपरेट सेशन डिवीजन और अ डिस्ट्रिक्ट। मतलब जब भी कोई मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात होगी तो वो खुद ही अपने आप में क्या होगा? सेपरेट डिवीजन होगा या डिस्ट्रिक्ट होगी, और डिस्ट्रिक्ट हो सकती है ना, दोनों में से कोई भी हो सकता है। नहीं, यहाँ पर एंड लिखा हुआ है, देखो एंड लिखा हुआ है, उसका मतलब ये है कि वो सेशन डिवीजन भी कहलाएगा और उसे ही डिस्ट्रिक्ट कहेंगे। और नहीं लिखा हुआ, या नहीं है वो, और लिखा, एंड लिखा हुआ। आगे देखिए क्लॉज 2। क्लॉज 2 क्या कहता है? The state government may, after the consultation with the High Court, alter the limits or number of the such division and districts. मैं आपको ऑल्ट्रेशन के बारे में बता रहा था ना, जो सेक्शन 8 की बात कर रहा था कि वहां पे ऑल्ट्रेशन कर देता है, यहाँ पर भी सेम यही बात बता रखी कि ऑल्ट्रेशन किया जा सकता है। तो क्या बता रखा है? लेकिन हाई कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट क्यों लिखा हुआ है? अभी मैंने कहा ना आपको कि ये केवल इस कोड के पर्पस के लिए कर रहा है ऐसा काम। लेकिन अगर वैसे अगर इनको ऑल्ट्रेशन करना होता है स्टेट गवर्नमेंट को, तो क्या हाई कोर्ट की कंसल्टेशन लेने के लिए खुद ही कर लेंगे। लेकिन इन्होंने क्या कहा? केवल जबकि अगर इन क्षेत्रों को लेकर के जहां पर जुडिशरी का मैटर आ जाता है वहां पर कंसल्टेशन होता हाई कोर्ट होगी, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। आफ्टर द कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट लिखा हुआ है ना, समझ में आया ना इसका मतलब क्या हुआ? जब जुडिशरी से रिलेटेड मैटर हो तब ही हाई कोर्ट की कंसल्टेशन से के बाद ही चाहे तो ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं किसी भी डिवीजन के अंदर और डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कि भाई कितना एरिया उसको देना है, कितना उसको बांट के रखना है, इस तरीके की चीजें। इसी तरीके से क्लॉज 3 देखिए, द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर द कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट डिवाइड एनी सब डिवीजन, सॉरी एनी डिस्ट्रिक्ट इनटू द सब डिवीजन। मैंने आपको पहले बताया था डिस्ट्रिक्ट को सब डिवीजन में भी तोड़ सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं कि मान लो ज्यादा बड़ी डिस्ट्रिक्ट है तो उसके मैनेजमेंट के लिए एक व्यक्ति तो काफी होगा नहीं, तो उसमें क्या करेंगे? वो फ्रैक्शन कर देंगे और तोड़ देंगे, इतना इतना सब डिवीजन बना देंगे ब्लॉक में, जिनको अपन ताल्लुका भी कहते हैं, क्या बोलते हैं उनको, ब्लॉक्स। इसी तरीके से देखिए क्या लिखा हुआ है नीचे, क्लॉज 4, द सेशन डिवीजन डिस्ट्रिक्ट और सब डिवीजन एग्जिस्टिंग इन द स्टेट एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड। मतलब ये अगर पहले से ही ऑलरेडी बना रखी है ना हमारे यहाँ पे, क्योंकि इसको ये कोड तो हुआ है 1973 में, मान लो 1898 में जो हमारे पास एक्ट था उसके अकॉर्डिंग हमने पहली डिवीजन कर दी, डिवाइड कर दी ये सारी चीजें, समझ रही बात? तो जब पहले ही बना दी तो हम उन्हें दोबारा क्यों बनाएंगे? तो उन्हीं को ही मान लेंगे कि ये भी कोई चीज है जो पहले बना रखी है, इसलिए वहां पर लिखा हुआ है शैल बी डीम्ड टू बी हैव फॉर्म अंडर दिस सेक्शन। ऐसा माना जाएगा कि इसी सेक्शन के अंदर इनको भी बनाया गया है। बात समझ आ रही है? अरे क्यों कर देते हो, पर ये नहीं बोलते कि हाँ आप ही रहा है या नहीं आ रहा, मतलब चल रहा है। यस सर। हाँ, थोड़ा ऐसा तो लगना चाहिए कि आप पढ़ा भी रहो, ऐसा चल रहा है चलने दो। चलो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। अब देखिए सेक्शन 8 मेट्रोपॉलिटन एरिया के बारे में बताता है और काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपसे सवाल यही पूछा जाएगा कि मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए कितनी पॉपुलेशन होनी जरूरी है, तो वो है 10 लाख से ज्यादा। क्या लिखा हुआ है वहां पर, अंडरलाइन कीजिए आप, किसी भी सिटी के अंदर, किसी भी टाउन के अंदर और किसी भी स्टेट के अंदर लिखा हुआ है सिटी, टाउन और स्टेट, ऐसा लिखा हुआ है। तो उसका मतलब ये है कि वो एक्सीड पॉपुलेशन हुज पॉपुलेशन एक्सीड 1 मिलियन। अब मेरी बात सुनिए, आपको पता होना चाहिए राजस्थान में कितने मेट्रोपॉलिटन एरिया है। अच्छा, मेट्रोपॉलिटन एरिया को मैं नहीं पढ़ाता, मैं सीधे पहले एक्सप्लेनेशन पढ़ाता हूं आपको। एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट ज्यादा है।
देखिए क्या लिखा हुआ है अंडर दिस सेक्शन, इस सेक्शन मतलब सेक्शन 8 की बात हो रही है। क्या लिखा हुआ है? एक्सप्रेशन द पॉपुलेशन मींस पॉपुलेशन इज असर्टेन इन द एट लास्ट प्रीसीडिंग कंसेशन, ऐसे लिखा हुआ है, सॉरी सेंसस of which with the relevant figure have been published। तो मतलब क्या हुआ कि जो हमारे इस टाइम पे जो अभी एट प्रेजेंट, इससे पहले जो लास्ट सेशन चला था जहां पर सेंसस हुआ था, जिसको कहते हैं हम जनगणना हुई थी कि कितने इंडिया के अंदर लोग रहते हैं, उस सेशन के सेंसस के दौरान जो भी हमारे यहाँ के एरिया के अंदर मतलब डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ है ना, शहरों में बटा हुआ है, तो जिसके अंदर 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन मानी गई तो उनको पब्लिश क्या किया गया इनके द्वारा कि वो मेट्रोपॉलिटन एरिया होंगे। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, 2011 की जनगणना, अभी तो 2022 ये जो 21 वाली हुई है वो हुई तो है नहीं, हुई है क्या भी जनगणना? वो तो हो गया, जब रिजल्ट आएंगे तब पता चलेगा, जब ऑफिशियल रिजल्ट मिल जाएगा भाई ये जगह है इनके अंदर 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है तब मेट्रोपॉलिटन एरिया कहलाएंगे वो। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? हैव बीन पब्लिश्ड, अंडरलाइन कीजिए इसे पहले तो। और दूसरा क्या लिखा हुआ था? एट लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस, इसको अंडरलाइन कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? इससे पहले जनगणना कब होती है ये बताओ पहले तो, कितने ईयर के अंदर होती है? सर हर 10 साल बाद। हर 10 साल में होती है, तो 2011 में हुई थी पहले, मतलब इससे लास्ट वाली जो हुई थी वो 2011 में हुई थी। तो 2011 की जो जनगणना हुई है उसके अनुसार जहां पर 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन होगी वो क्या कहलाएंगे? मेट्रोपॉलिटन एरिया होंगे। तो कौन कौन से ऐसे शहर है बताइए? अरे वैसे अनुमान लगा के बताओ, मैं नहीं सुनना कह रहा हूँ पब्लिकेशन देखो उसका, सोचो तो सही, वहां पे 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन हो सकती है। बैंगलोर, सर दिल्ली। दिल्ली, बेंगलोर, राजस्थान की पूछा हूं मैं। जयपुर, राजस्थान में नहीं है। हाँ जयपुर सही है, जयपुर, जोधपुर हाँ और आई थिंक कोटा। कोटा के अंदर अब ज्यादा है, लेकिन शायद मेरे हिसाब से कोटा के अंदर उस टाइम पे नहीं होगी, हो सकती है, मान सकता हूँ हो सकती है उसकी जरूरत। लेकिन जो मेन है वो आपका जोधपुर हो गया, जयपुर हो गया, उदयपुर हो गया, बीकानेर हो गया और अलवर। हाँ कोटा भी है शायद, हाँ अलवर ऐसे कोटा हो सकता है, ऐसे करके 5 है ये लोग जो मेट्रोपॉलिटन एरिया। लेकिन अभी जब जनगणना यहाँ की हो जाएगी तब पता चलेगा कहाँ से ज्यादा पॉपुलेशन होगी। अब यहाँ पर देखिए रेस्ट लेना चाहिए आधा फोन पूरा तो करवा दो सेशन। देखिए स्टेट गवर्नमेंट क्या लिखा हुआ है? मे शब्द का यूज किया गया, अंडरलाइन कीजिए मे को। अगर चाहे तो किसी को भी नोटिफिकेशन से डिक्लेयर कर सकती है मेट्रोपॉलिटन एरिया। मेट्रोपॉलिटन एरिया के तौर पे किसी भी एरिया को डिक्लेयर कर सकती है अगर कि उसकी पॉपुलेशन कितनी हो गई हो, 10 लाख से ज्यादा हो गई हो, 1 मिलियन लिख रखा है तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया का रहेगा फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोड। और जनरली भी ऐसा ही है। अच्छा दिस कोड क्यों लिखा है यहाँ पे? अरे दिस कोड सीआरपीसी तो है ही, मतलब क्या हुआ इसका यहाँ पर फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोड क्यों लिख रखा है? सर इस कोड के लिए मानी जाएगी। इस कोड के लिए क्यों मानी जा रही है ये तो सवाल है। क्योंकि अगर कोई स्पेशल लॉ होगा उसके अंदर प्रोविजन दे रखा होगा तो उसके अकॉर्डिंग माना जाएगा। नहीं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के चक्कर में ये तो है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को तो ला के आना है ना यहाँ पे, तो इसलिए तो मेट्रोपॉलिटन एरिया को डिफाइन करना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि 10 लाख की जो जहाँ पे पॉपुलेशन होगी वहीं पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को डाला जाएगा। इसलिए बार बार यहाँ पर हर जगह फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोड लिखता है। जयपुर में तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को भी अपन जेएमएफसी दिया नहीं होगा कहीं देखो एरियाज के ऊपर फर्क पड़ता है कि कौन कौन सी जगह कहाँ पे है। सांगानेर अलग कहलाता है, मानसरोवर का एरिया अलग कहलाता है, और ये बड़ी पार्क वाला अलग हो गया।
के अलग अलग मायने हैं, तो ये डिपेंड करता है यहाँ की सराउंडिंग के ऊपर कि कैसे वो डिवाइड कर रहे हैं उसे। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर क्या बता रखा है, क्लॉज 2 एज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस कोड के कमेंसमेंट से पहले जो एरियाज थे कौन कौन से थे, रेसिडेंसी टाउन थे, जितने भी प्रेसिडेंसी टाउन थे कौन कौन से थे, बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास और सिटी ऑफ अहमदाबाद, ये सारे के सारे सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग, मतलब इनको अब डिक्लेयर नहीं किया जाएगा अलग से, ये ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, तो इनको सबको मेट्रोपॉलिटन एरिया ही माना जाएगा। आपके सामने क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये वाला, उसमें से 3 ऑप्शन देगा आपको ये और एक देगा गलत, तो आपसे पूछेगा कि कौन सा इनमें से मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है, नेगेटिव भी पूछेगा ना, पॉजिटिव तो आपको पता ही है, वो पूछेगा नेगेटिव आपसे, और ये पूछा जाता है, और ज्यादातर ये तो आपको पता ही होता है तीनों के बारे में, ये सिटी ऑफ अहमदाबाद है ना, ये आती है घूम के, क्योंकि ऊपर उसने कहा था कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो सकती है, कोई भी टाउन हो सकता है और कोई स्टेट हो सकता है, ऐसा लिखा हुआ था ऊपर, ध्यान नहीं दिया आपने शब्दों पर। क्लॉज 3 देखिए, इसी सेक्शन 8 का क्लॉज 3 क्या कहता है, ये कह रहा है द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय द नोटिफिकेशन एक्सटेंड रिड्यूस द ऑल्टर द लिमिट ऑफ द मेट्रोपॉलिटन एरिया बट द रिडक्शन और ऑल्टरेशन शैल नॉट बी सो मेड टू द रिड्यूस पॉपुलेशन ऑफ सच एरिया टू लेस देन 1 मिलियन। इसका मतलब समझिए, काफी इंपॉर्टेंट है, किस लगाई पहले तो इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो पहले कोई मेट्रोपॉलिटन एरिया हमने डिक्लेयर कर दिया, ये क्या है मेट्रोपॉलिटन एरिया, इसकी जो जनसंख्या है वो कितनी है 1 मिलियन, ये तो है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के लिए यहाँ पे क्या लिखा था, मे लिखा था, ऐसे लिखा था, चाहे तो अब ये क्या करना चाहती है, इसको लग रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि भाई हमें क्या है, ये कुछ जरूरत से ज्यादा बड़ा एरिया है, इसको छोटे छोटे पार्ट में बांट दो, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इसमें ऑल्टरेशन कर दिया, और ऑल्टरेशन भी इस तरीके से किया, क्या लिखा हुआ है देखो, 2-3 शब्द लिखे हुए हैं, या तो एक्सटेंड बढ़ा दिया, रिड्यूस कर दिया, जब ऐसा काम किया इसने, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि आप इसको 10 लाख से नीचे नहीं करोगे, मतलब 1 मिलियन से नीचे की पॉपुलेशन वाला एरिया नहीं बनाओगे, अगर आप इसे 1 मिलियन से नीचे वाली पॉपुलेशन एरिया बनाओगे, क्या मेट्रोपॉलिटन एरिया होगा, क्या ये तो हट ही जाएगा, ये तो अदर देन मेट्रोपॉलिटन एरिया हो जाएगा, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ है सच एरिया टू लेस देन 1 मिलियन, इसको अंडरलाइन करें, और जो शैल नॉट लिखा हुआ है उसको भी, क्योंकि उसी से वर्ड निकलेंगे। क्लॉज 4 देखिए इसका, ये क्या होता है, where after the an area has been declared, देखो क्या कहा है कि जिस एरिया को डिक्लेयर कर दिया, मतलब ये मान लो 10 लाख का एरिया पहले से था, पॉपुलेशन कितनी थी इसमें, यहाँ देखो ये समझना जरूरी है, लिखना तो बाद में भी हो जाएगा, 10 लाख की पॉपुलेशन पहले से ही किसी एरिया में है और वो पहले ही मेट्रोपॉलिटन एरिया के तौर पर डिक्लेयर्ड है, ठीक है, ये लिखा हुआ है पहले शब्द में where after area has been declared, इसका मतलब यही तो हुआ ना कि वो पहले से ही मेट्रोपॉलिटन एरिया है, और क्या लिखा हुआ है deemed to have been declared to be, या उसको माना जा चुका है कि वो डिक्लेयर्ड है, माना कैसे गया था, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता वो पहले से ही थे, उनको हम पहले मान चुके क्योंकि वो तो प्रेसिडेंसी टाउन थे इसलिए, और मेट्रोपॉलिटन एरिया पॉपुलेशन सच एरिया फॉल बिलो द 1 मिलियन, अब इनकी जो पहले से ही डिक्लेयर्ड है ऑलरेडी, अब इसकी जो एरिया की जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख से कम हो गई, और कितनी रह गई, 90 लाख रह गई, कितनी रह गई, 10 कैसे 9 लाख 9 लाख हो गई, मैंने कहा यार ये अभी 10 लाख पहुंचे थे, 90 कैसे पहुंचा मैं, तो यहाँ पर इसकी जो पॉपुलेशन है घट घट के कितनी रह गई, 9 लाख रह गई अपने आप में, क्योंकि वहां से जो लोग थे वो निकल रहे थे, विस्थापित हो रहे थे कहीं और जगह पे, तो जब ये 9 लाख रह गई जगह, तो क्या ये मेट्रोपॉलिटन एरिया रह गया क्या, लेकिन इसको पहले
किसको बताना पड़ेगा? स्टेट गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा नोटिफिकेशन के जरिए कि भाई अब से ये जो है एरिया क्या नहीं है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है। देखो देखो क्या लिखा है, फ्रॉम सच डेट लिखा हुआ है ना, उस डेट से नहीं माना जाएगा जिस दिन से उन्होंने बता दिया इस बात के बारे में कि भाई ये अब से नहीं है। तो इसलिए वहां पर लिखा है सीज टू बी अ मेट्रोपॉलिटन एरिया, उसको अंडरलाइन कीजिए। सीज का मतलब क्या हुआ कि अब वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं रहा। लेकिन कमाल की बात जो मैंने आपको पहले ही बताई थी सेक्शन 3 के अंदर बताई थी ना भी, जहां पर प्रेसिडेंसी टाउन को बताया था कि भाई यहां से ये जा रहे हैं, उन प्रेसिडेंसी टाउन को क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, जहां पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपने आप ही ऑटोमेटिकली मेट्रोपॉलिटन एरिया बन रहा था। उसी तरीके की चीज यहाँ पे बताई हुई है कि मान लो अगर ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं भी रहता, ठीक है पहले तो था, लेकिन अब इसके अंदर मान लो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं अपील को लेकर के, इंक्वायरी को लेकर के, ट्रायल को लेकर के, वो सारे के सारे पेंडिंग केसेस हैं और वो किसके पास जाएंगे? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास ही गए होंगे सारे के सारे केसेस। अब ये सारे साहब एमएम के पास चलेंगे सारे केसेस। अब जब ये एमएम के पास चले गए, अब यहाँ से इनको ट्रांसफर कहाँ किया जाना चाहिए? वैसे तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, क्योंकि अब तो इनके पास है ही नहीं है इनके पास। लेकिन इस चीज को इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा करेंगे तो अस्त व्यस्त हो जाएगी सारी व्यवस्थाएं। समझ में आ रही बात? तो इन चीजों को अस्त व्यस्त ना रहने की वजह से इन्होंने कहा कि जब तक इनकी केसेस सेटल डाउन ना हो जाए तब तक इन केसेस के लिए तो ये मेट्रोपॉलिटन एरिया ही रहेगा और वो मजिस्ट्रेट जो होगा वो भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ही कहलाएगा। अब ये क्वेश्चन आपसे बहुत अच्छे तरीके से पूछा जा सकता है घुमा कर, जिसका आंसर आपको देना। बताओ समझ आया कि नहीं आया ये बात? देखो यहां पर मैं कुछ शब्दों को अंडरलाइन करवाता हूं, उनको करिए। देखो सबसे पहले लिखा है सच सेशन, एनी इंक्वायरी, ट्रायल, अपील, ये तो ज्यादातर होती है। ट्रायल है क्योंकि जुडिशरी का मैटर आता है, इंक्वायरी को लेकर के, ट्रायल को लेकर के, अपील को लेकर के।